जड़ों के अच्छे विकास के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत जरूरी है। और जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसके अंदर वायु संचार बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर नमी की मात्रा काफी समय तक अच्छी मात्रा में संचित रहती है। उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की प्रक्रियाएं बहुत अच्छी होती हैं, जिससे एंजाइम्स बनते हैं। जो जैवांश पदार्थ हैं उनके सड़ने की प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है। कुल मिलाकर भुरभुरी मिट्टी में जड़ें बहुत अच्छा अपना काम करती हैं। और जब जड़ें अच्छा काम करती हैं तभी फसल भी अच्छी होती है। सामान्यतः हम फसल की वृद्धि देखते हैं, उसका तना देखते हैं, पत्तियां देखते हैं, और हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि जड़ों का विकास कैसे हो। और जड़ों के विकास के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत जरूरी है, जो कि वायु संचार को और नमी की मात्रा को बहुत हद तक नियंत्रित करता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि मिट्टी को हम कैसे भुरभुरा बना के रख सकते हैं। बहुत सारी मिट्टियां ऐसी होती हैं, जैसे चिकनी मिट्टी है, क्ले मिट्टी है, जो चिपक जाती हैं और भुरभुरी नहीं रहती हैं। और इन मिट्टियों में जमने की, चिपकने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और ये भुरभुरी नहीं रह पाती। उसी तरह से हम दूसरी प्रकार की मिट्टी देखें जिसमें बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये भी भुरभुरी नहीं रह पाती। हर कण अलग अलग रहता है और जितना चिपकना चाहिए उतना नहीं चिपक पाता। तो जो चिकनी मिट्टी है, जिसमें क्ले ज़्यादा है, उसके अंदर नमी तो बहुत रहती है लेकिन वायु संचार अच्छा नहीं हो पाता है। और जो बलुई मिट्टी है, जिसमें बालू ज्यादा, उसमें वायु संचार तो बहुत अच्छा होता है लेकिन नमी की मात्रा अच्छी नहीं रहती। तो मिट्टी का मध्यम गुणों में होना जरूरी है। उसमें क्ले और सैंड ये ऐसी मात्रा होनी चाहिए जो उसमें भुरभुरापन बने रहे। और इस प्रकार की मिट्टी को हम लोम या दोमट मिट्टी हम कहते हैं। इसमें अंदर भुरभुरापन बहुत अच्छा रहता है। अपने खेत की मिट्टी को तो हम पूरी तरह से नहीं बदल सकते। अगर क्ले की मात्रा ज्यादा है तो क्ले ज्यादा ही रहेगा, बलुई है, बालू ज्यादा है तो बालू ही ज्यादा रहेगा। लेकिन उसके कुछ गुणों को हम कुछ प्रक्रियाएं अपनाकर प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उसके अंदर जब तक हम फसल बो रहे हैं उसके अंदर भुरभुरापन बना रहे। खास तौर से जब जड़ों की वृद्धि हो तो मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कैसे हम मिट्टी को भुरभुरा बना के रख सकते हैं। जो सबसे पहला जो काम हमको करना है वो है जैवांश पदार्थों की मात्रा को अपने खेतों में बढ़ाना है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ाना है। चाहे हम गोबर की खाद दें, वर्मी कंपोस्ट डाल दें, कंपोस्ट डालें, चाहे हम इसके लिए हरी खाद डालें, मुर्गी की खाद डालें, फसल अवशेष जो होते हैं उसको डालें, पत्तियां हमको मिल जाती हैं उसको भी हम डालें। हमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, जैवांश पदार्थ मिलता है, इसको हमको जरूर मिट्टी में मिलाना चाहिए, चाहे उसकी मात्रा थोड़ी ही क्यों ना हो। जब मिट्टी में जैवांश पदार्थ अच्छा होता है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर से बहुत सारे एसिड्स निकलते हैं, बहुत सारे रसायन निकलते हैं जो मिट्टी को बांधने का काम करते हैं। सामान्यतः ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जो बनते हैं मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर से, और ये मिट्टी के कणों को बांधते हैं। पॉलीसैकेराइड्स ज्यादा होंगे तो मिट्टी के कण भी आपस में बहुत अच्छे बंधेंगे, और ये तभी पॉलीसैकेराइड्स ज्यादा होंगे जब उसके अंदर हम जैवांश पदार्थ मिलाते रहें। आप चाहे कोई भी खेती करते हो, जैविक करते हो, रासायनिक करते हो, लेकिन कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप खेत के अंदर जैवांश पदार्थ मिलाते रहें। रासायनिक खेती का अर्थ ये नहीं होता कि हम उसके अंदर जैवांश पदार्थ ना मिलाएं। आप चाहे यूरिया डालें, डीएपी डालें, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर डालें, लेकिन जितना भी संभव हो, जितने भी क्षेत्र में संभव हो, उसके अंदर आपको इस तरह के जैवांश पदार्थ, पिछले फसल के अवशेष तो आप अच्छी तरह से मिला ही सकते हैं। अगर आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है तो हरी खाद आप उगा सकते हैं, ढैंचे की या किसी भी उसकी ग्वार की, किसी की भी आप लेग्यूम दलहनी फसल की आप हरी खाद लेने का आप जरूर प्रयास करें, ताकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़े। दूसरा प्रयास हमको यह करना है कि हमारे खेत के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बनी रहे। सूक्ष्म जीव तभी बढ़ते हैं जब जैवांश पदार्थ हों, और ये सूक्ष्म जीव जैवांश पदार्थों का अपघटन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पॉलीसैकेराइड्स इसको बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे कवक है, अपने फंगल हाइपी से जो बनती है, इसके जो कवक तंतु होते हैं उससे भी मिट्टी के कणों को बांधने का काम करते हैं। ये बहुत सारे म्यूसिलेज कंपाउंड, चिपचिपे पदार्थ निकालते हैं जिससे मिट्टी के कण आपस में बंधे रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव ज्यादा होंगे तो मिट्टी के कणों का एग्रीगेशन जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छा होगा, आपस में बंधे रहेंगे। अब ये सूक्ष्म जीव कैसे बढ़ेंगे मिट्टी के अंदर? वो तभी बढ़ेंगे जब जैवांश पदार्थ हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जितने भी विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक आते हैं आप उसको प्रयोग कीजिए। एजोटोबैक्टर आता है उसको कीजिए, एजोस्पर्लम है, वैम है, और अगर दलहनी फसल उगा रहे हैं तो राइजोबियम है। तो जो भी आपके पास उपलब्ध जैव उर्वरक हैं उसका अपनी फसलों में जरूर प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे इन सूक्ष्म जीवों को कोई क्षति ना हो। जैसे हमारे खेत में अगर बहुत समय तक पानी भरा रहे तो सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं, ऐसा कुछ हमें प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। आग लगाने से भी
सूक्ष्म जीव की संख्या कम हो जाती है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने खेत में पत्तियां और इस तरह की चीजें ज्यादा रखेंगे तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बनी रहेगी। तो ये भी आपको प्रयास करना है कि सूक्ष्म जीवों को कोई नुकसान ना हो। तीसरा जो हमको काम करना है वो है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी के कणों को बांधने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। जितना अच्छा कैल्शियम होगा मिट्टी के कण उतने ही आपस में अच्छे बंधे रहेंगे। और ऐसा देखा जा रहा है कि अब हमारी मिट्टी में कैल्शियम कम होता जा रहा है क्योंकि हम कैल्शियम वाली कोई खाद प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आप कैल्शियम का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर आपकी मृदा अम्लीय है, पीएच 6.5 से कम है, तो आप चूने का प्रयोग कीजिए, कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। अगर उसमें क्षारता ज्यादा हो रही है तब आप जिप्सम का प्रयोग कीजिए। और जिप्सम का प्रयोग तो तिलहनी फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है, दलहनी फसलों के लिए भी अच्छा है, सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है। तो आपकी अगर भूमि की पीएच 7 से ज्यादा है तो आप जिप्सम का प्रयोग कीजिए। ये फसलों को तो फायदा पहुंचाएगा, मिट्टी को भी भुरभुरा रखेगा। और अगर पीएच अम्लीय है, 7 से कम जा रही है, 6.5 से कम जा रही है, तो आप चूने का प्रयोग कीजिए। कुल मिला के यह है कि आपको ये कैल्शियम का प्रयोग करना है ताकि वो मिट्टी के कणों को बांधे। कैल्शियम बहुत अच्छे ढंग से सॉइल कणों को बांधता है, एग्रीगेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। और इस कैल्शियम से जो सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी भी बढ़ती है, तो सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे तो वो अपना काम करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे, उससे भी सॉइल एग्रीगेशन अच्छा होगा, मिट्टी के कण आपस में बंधेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अपने खेत में कैल्शियम की कमी ना होने पाए। फिर जुताई का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जितनी आप ज्यादा जुताई करेंगे, मिट्टी के कण दूर दूर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं और उसके अंदर जो भुरभुरापन है वो भुरभुरापन नहीं रहता है। तो बहुत ज्यादा जुताई नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा जुताई करने से मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, हवा के साथ बह जाती है, जिसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। अत्यधिक जुताई से मिट्टी कंपैक्ट होने लगती है, ठोस होने लगती है और भुरभुरापन खत्म हो जाता है। ज्यादा जुताई से जैवांश पदार्थ बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं मिट्टी के अंदर और इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप जुताई उतनी ही कीजिए जितनी जरूरत हो, जिसे हम मिनिमम टिलेज कहते हैं, कम जुताई हम कहते हैं। और कई फसलों में तो हम शून्य भू परिष्करण भी करते हैं, जिसे हम जीरो टिलेज कहते हैं। जीरो टिलेज कुछ फसलों में अपनाया जाता है, जैसे गेहूं में बहुत सक्सेसफुल है ये। और दक्षिणी भारत में मक्के की बुआई भी जीरो टिलेज से की जाती है। डायरेक्ट सीडेड राइस भी है, जिसमें हम सीधे उसको धान को बो देते हैं। कुल मिला के बात यह है, जुताई आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करनी, कुछ फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं जीरो टिलेज का, लेकिन जुताई आप बहुत ज्यादा ना कीजिए। मिट्टी को बहुत महीन करने की जरूरत नहीं है। बहुत महीन मिट्टी से भुरभुरापन तो खत्म होता है, मृदा अपरदन भी होता है, जिससे हमारे खेत की मृदा उर्वरता भी कम हो जाती है और फसलों का उत्पादन गिर जाता है। फिर आपको जो प्रयोग करना है वो पलवार, मल्च का प्रयोग करना है। आप जब फसल उगाते हैं उसके बीच में पलवार का प्रयोग कीजिए, मल्च का प्रयोग कीजिए। जो आपको पत्तियां मिल जाती हैं, टहनियां मिल जाती हैं, सूखी पत्तियां हैं, या कोई स्ट्रॉ मिल गया है, स्टॉबर मिल गया है पिछली फसल का, आप 2 पंक्तियों के बीच में बिछा दीजिए। ये जो ऑर्गेनिक मल्च है, ये जो हमारे फसलों का पलवार है, मल्च है, ये नमी को संरक्षित रखता है, घास को उगने कम देता है और ये मिट्टी में सड़ जाता है और सड़ के जैवांश पदार्थ बनाता है। मृदा का अपरदन भी रोकता है, तो मिट्टी जो बह के बाहर जाती है उसको रुकेगा, चाहे हवा से जाए चाहे पानी से जाए। तो पलवार के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं जो हमको नजर नहीं आते। पलवार रहने से उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे मिट्टी की जो क्वालिटी है, मिट्टी की जो हेल्थ हम कह सकते हैं, बहुत अच्छी बनी रहती है। और मिट्टी के ये सारे एग्रीगेशन, मतलब उसके कण पुंजों को बनाने में बहुत सहायता करती है। तो मिट्टी को भुरभुरा बनाए रखने के लिए अगर हम ये प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करें, तो हम लंबे समय में देखेंगे कि मिट्टी का भुरभुरापन बना रहेगा और इसका प्रभाव जड़ पे आता है और जड़ से फसल पे आता है, जिससे हमारी उपज प्रभावित होती है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका प्रभाव दूरगामी परिणाम डालता है। लंबे समय पे हमें इसके असर नजर आते हैं। अगर मिट्टी में भुरभुरापन नहीं रहेगा, मृदा अपरदन भी ज्यादा होगा, उर्वरता हमारी कम रहेगी और फसल उत्पादन समय के साथ कम होता जाएगा। तो इसलिए मिट्टी के भुरभुरापन को बनाए रखने के लिए आज जो मैंने चर्चा की उस पर ध्यान दीजिए, ये प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े प्रयास कीजिए ताकि मिट्टी की सेहत अच्छी रहे, भुरभुरापन बना रहे। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा ये प्रयास है रिसर्च फाइंडिंग्स जो है, जो अनुसंधान कार्य हम कर रहे हैं, वो किसानों तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।